हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आज हम हमारी जो हिस्ट्री की बुक है, हमारे अतीत की बुक, उसका 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। सो बच्चे, मैं आपको एक बात दोबारा बताना चाहूँगी कि जो आपकी नए एडिशन की बुक है, यानी कि 2020 और 21 की बुक है, इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। और ये जो पुरानी बुक है, जिनके पास पुरानी बुक या पुरानी गाइड है, उसमें ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। सो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास नई बुक हो, न्यू बुक हो। अगर 100% कईयों के पास पुरानी बुक भी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैप्टर की जो नंबरिंग है वो चेंज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके टेस्ट में भी और आपकी जो ऐप पर होमवर्क जाता है वो हमेशा न्यू एडिशन की गाइड के अकॉर्डिंग ही जाता है। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। सो पढ़ने से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर चीज़ें होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक का मतलब बेसिकली क्या होता है, राजा कैसे बने। ठीक है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं। मतदान का मतलब क्या होता है, इलेक्शंस के ज़रिए करते आ रहे हैं, वोटिंग के ज़रिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, लेकिन पुराने समय में क्या करते, लोग राजा कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। सो बच्चे, ये जो क्वेश्चन करते हो आप लोग, मैं आपको जो चैप्टर रीडिंग करवाती हूँ ये ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गाइड में ऐसा नहीं होता जो हमारी रीडिंग करते वक्त चैप्टर्स में नहीं आता। तो जितने अच्छे से आप लोग चैप्टर रीडिंग में चैप्टर समझोगे, उतनी ही जल्दी आपको गाइड में से क्वेश्चन समझ आएंगे। और जिन बच्चों ने चैप्टर रीडिंग ही नहीं की, उन्हें क्वेश्चन भी समझ गाइड में नहीं आएंगे। सो ध्यान से चैप्टर समझा कीजिए। और ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि पुराने समय में राजा बनने की प्रक्रिया कैसी होती थी और आज के समय में शासक कैसे बनाए जाते हैं। सो पुराने समय में क्या था, आज से 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आए थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ, पुराने समय में अश्वमेध यज्ञ नाम का एक यज्ञ करवाया जाता था, उसके ज़रिए राजा का चुनाव होता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों मतलब पंडितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पुराने समय में क्या करते थे लोग, कि एक घोड़े को क्या करते थे, छोड़ दिया करते थे। अब उस अश्वमेध यज्ञ नामक जो घोड़ा था ना, अगर उस घोड़े को कोई राजा रोक लेता था तो उसे उस घोड़े से युद्ध करना पड़ता था, और उस युद्ध में जो जीतता था तो उसे राजा बना दिया जाता था। अगर मान लीजिए कोई राजा उस घोड़े को नहीं रोकता था तो इसका मतलब अश्वमेध यज्ञ वाला राजा क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो बेसिकली जो उस घोड़े से युद्ध करके जीतता था उसे यह राजा घोषित कर दिया जाता था। और जो राजा बनता था वो क्या करता था, एक यज्ञ करवाता था, जो यज्ञ पंडित करता था, और उस यज्ञ में वो आसपास के जितने भी राजा थे सबको बुलाया करता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा को विजयी और अपने गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते। अनुष्ठान मतलब कि यज्ञ में भाग लेना होता था। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रियाओं को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। मतलब कि उस यज्ञ में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता था, और वैश्य और विष इन कैटेगरीज़ के लोगों को वहाँ पर अनुष्ठान, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पर शामिल होने की अनुमति नहीं होती थी। उसके बाद है जनपद महायज्ञों। अब आपका ये क्वेश्चन है
कि राजा बनने की प्रक्रिया में कैसे बदलाव आया। अब जिसने ये स्टंजा अच्छे से समझा है उसे ये क्वेश्चन भी अच्छे से गाइड से क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शताब्दिक अर्थ है जन से बसने की जगह होता था। कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पर दिखाए भी गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें क्या है, प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। और वे उनका खाना क्या था, चावल, गेहूं, धान, जौ आदि क्या करते थे, वो फसलें करते थे और इन्हीं चीज़ों का वो खान पान करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते, यानी कि उनका व्यवसाय क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाना, फसलों को उगाने के साथ साथ। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आमतौर पर सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बर्तन आई थिंक दिख रहे होंगे कि अब ये इस पे बर्तन पर देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, चित्र बने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कुछ खास अच्छी तरह विजिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन फिर भी क्लियर हो रहा है कि उसको क्या की हुई है, चित्र बने हुए हैं। सो आज हम ये चैप्टर यहीं तक ही करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा आपको फिर बता रही हूँ बेटा कि जो चैप्टर की रीडिंग है वो अच्छे से किया कीजिए, सो दैट आपको क्वेश्चन करने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, सो आज आप ये चैप्टर यहीं तक ही करेंगे। अच्छे से चैप्टर की रीडिंग लीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।